आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो शेयर बाजार में वीकली एक्सपायरी यानी गुरुवार को तगड़ी खरीदारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ग्लोबल संकेत हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। गिफ्ट निफ्टी भी हल्की मजबूती के साथ 21,700 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। एशियाई शेयर बाजारों में खासकर जापानी बेंचमार्क में रिकॉर्ड रैली देखी जा रही है और महंगाई के आंकड़ों से पहले जो अमेरिकी वायदा बाजार है उसमें रौनक है। और बुधवार की अगर बात करें भारतीय शेयर बाजार की, तो सेंसेक्स 271 अंक चढ़कर 71,657 पर बंद हुआ। तमाम बाजारों का सूरत हाल जानेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं आज की आर्थिक टॉप लाइन्स का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा, देश 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा। भारत में वास्तविक वेतन वृद्धि में लगातार सुधार, कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किया अपना अध्ययन। अयोध्या जाने वालों के लिए एक खुशी की बात, स्पाइस जेट बहुत जल्द शुरू करेगी लक्षद्वीप और अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। एयरलाइन कंपनी की वार्षिक आम बैठक में स्पाइस जेट के प्रमुख ने ये जानकारी साझा। और सप्ताह के चौथे कारोबारी सत्र में यानी कि आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल भी हरे निशान में बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। दोनों बैंकिंग और रियलिटी इंडेक्स में देखी गई थी खरीदारी। इन सभी खबरों पर रहेगी हमारी खास नजर और इकोनॉमी टुडे की शुरुआत करते हैं वित्त मंत्री ने जो कहा है उस सार्थक बयान के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गुजरात में वाइब्रेंट शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा। साथ ही भारत 2023 तक पिछले 23 वर्ष में $919 बिलियन का जो FDI है, जिसमें 65% निवेश पिछले 9 वर्षों में आया। देश के विकास के इंजन के रूप में गुजरात के योगदान की प्रशंसा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के GDP में गुजरात का योगदान 8% से ज्यादा है। तो इस साल का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अमृतकाल का पहला समिट है जो वैश्विक पटल पर भारत के बढ़ते कद को भी रेखांकित करता है। इसकी वानगी भी यहाँ देखने को मिलती है जब इस सम्मेलन के दौरान देश और विदेश के कई दिग्गज उद्योगपति और निवेशकों ने गुजरात में बड़े निवेश की घोषणा की है। गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन 2024 का आगाज हो गया है। ये सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई देशों के नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं देश और विदेश के कई दिग्गज उद्योगपति और निवेशक भी सम्मेलन का हिस्सा बने। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एन चंद्रशेखरन, लक्ष्मी मित्तल और तोशिहिरो सुजुकी समेत सभी उद्योगपतियों ने गुजरात में बड़े निवेश की घोषणा की है। जहां एक तरफ रिलायंस हजीरा में भारत की पहली और विश्व स्तरीय कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी, वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी ने गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है। इसके अलावा टाटा ग्रुप्स गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का भी निर्माण करेगा। Today's India is the best time for young people to enter the economy, to innovate and to provide ease of living and ease of earning to hundreds of millions of people. Honorable Prime Minister, your achievements on the international stage are equally remarkable. You have taken us from a country seeking a voice on a global platforms to a nation that now creates the global platforms. 2024 के इस मौके पर हमने सेकंड फेज के लिए MOU साइन किए हैं। जब ये प्रोजेक्ट 2029 में पूरा होगा तो 24 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन की क्षमता के साथ 800 मित्तल निप्पन स्टील इंडिया का हजीरा साइट विश्व के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में से एक बन जाएगा। In the past 10 years, under the strong leadership
and constant support of Honorable Prime Minister Mr. Modi for manufacturing industries. Indian automobile market has been expanding steadily. As a result, India has become the third largest automobile market in the world. खास बात यह है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण के दौरान सभी उद्योगपतियों ने गुजरात को उद्योग और निवेश के लिए बेहतर स्थान माना है। वहीं इस तरह के आयोजन से जहां गुजरात को एक बड़ा राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही प्रदेश के लाखों लोगों को भी बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया होंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव और विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गुजरात में जिस तरह से वाइब्रेंट गुजरात समिट चल रहा है, इसमें निवेश को लेकर लगातार रोज नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, जिसके ताज़ा अध्ययन का अगर जिक्र किया जाए तो 2022 में लगातार दूसरे साल भारत में वास्तविक वेतन वृद्धि पॉजिटिव बनी हुई है। इससे कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में रिकवरी के भी संकेत दिखाई देते हैं। तुर्की के साथ भारत एकमात्र देश है जहां 2020 की महामारी के बाद लगातार दूसरे साल भी वृद्धि दर्ज की गई। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक नाम से अध्ययन के मुताबिक ज़्यादातर G20 देशों में उच्च महंगाई दर की वजह से वास्तविक जो वेतन था उसमें कमी आई है। वैश्विक स्तर पर देखें तो जिन देशों के 2023 के आंकड़े उपलब्ध थे उनमें सबसे ज़्यादा वेतन बढ़ोतरी चीन और रशियन फेडरेशन में हुई। G20 के इन देशों में श्रम उत्पादकता वृद्धि सबसे ज़्यादा है। ब्राज़ील में 6.9, इटली में 5%, इंडोनेशिया में 3.5% की गिरावट देखी गई। इसके अलावा रिपोर्ट में माना गया कि भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र की वृद्धि में योगदान दिया, जिसकी वजह से निवेश में बढ़ोतरी दर्ज हुई। रिपोर्ट में ये संकेत है कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर 5.2% दर पहुंचने की संभावना है, जो 2023 में 5.1% थी। तो ये सकारात्मक खबरें जिनसे हमने इकोनॉमी टुडे में आपको रूबरू करवाया। अब रुक करते हैं दुनिया भर के जो शेयर बाजार हैं उस पर बात करते हैं। गिफ्ट निफ्टी की शुरुआती जो ट्रेंड थे वो 21,000 का लेवल था, तो 21,759 पर 44 अंकों की बढ़त के साथ भारतीय शेयर बाजार नज़र आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी का जो शुरुआती रुझान है वो यही है और पॉजिटिव संकेत मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सेंसेक्स का जो ओपनिंग था, देखिए आप 71,911 का लेवल, 254 अंकों की यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसीलिए हमने देखा कि और बताया भी कि जो ग्लोबल संकेत है वो काफ़ी पॉजिटिव थे, जिसका क्यू लेते हुए सेंसेक्स का ओपनिंग ये ट्रेंड था। और अगर बात की जाए निफ्टी की तो 21,692 का लेवल और 73 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त निफ्टी का ओपनिंग और ख़ास तौर पे वीकली एक्सपायरी है आज। रुक करते हैं उन तमाम स्टॉक्स पर जो बाजार में सेंटिमेंट बना रहे हैं, चीयर लीडर का काम कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, आयशा मोटर्स, एक्सिस बैंक, BPCL, बजाज फाइनेंस, तमाम ये स्टॉक्स आधे से 1.5% की बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए और जिस तरह से ऑटो सेल्स में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। दो दिग्गज काउंटर ऑटो कैप के, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प और आयशा मोटर्स लीड करते हुए चार्ट को। प्रॉफिट बुकिंग या फिर हम कहीं मुनाफा वसूली कहाँ पर हावी है, देख करते हैं कि जो लूजर्स का पैक है, डॉक्टर रेड्डीज, HCL टेक, इन्फोसिस, LTIM और TCS, ये तमाम वो स्टॉक्स जो बाजार में कहीं ना कहीं दबाव बनाने के तो अच्छा एक मौका है बाइंग का। यहाँ पर रुक करते हैं अमेरिकी शेयर बाजार का, जहाँ पर अगर हम कल की बात करें तो सबसे ज़्यादा रैली, क्योंकि जो टेक शेयर से ख़ास तौर पे मेटा की बात की जाए, नास्डैक की बात की जाए, नास्डैक में और S&P 500 में इसलिए बढ़ोतरी देख रहे हैं और इसलिए फ्यूचर्स का इशारा भी हरियाली की तरफ ही अंदेशा जता रहा है। जिस तरह से जो आज जॉब्स डेटा आने वाला है उससे पहले मार्केट में रैली देखी जा रही है। यूरोपियन बाज़ारों में बात की जाए तो FTSE और कैक्स को छोड़ा दिया जाए तो डैक्स में इस वक्त बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आज यूरोप में आने वाले हैं, उससे पहले बाजार में एक मिला जुला संकेत। लेकिन एशियाई बाजारों में जापानी बेंचमार्क निकाई जो है वो रैली को लीड करता हुआ, देखिए 600 से ज़्यादा पॉइंट्स अप है जापानी बेंचमार्क और किस तरह से यहाँ के बाज़ारों की वजह से अब हम मान सकते हैं कि भारतीय शेयर बाज़ार के अपने कारक बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्रूड का अगर जिक्र किया जाए तो क्रूड $77 प्रति बैरल के आसपास बंद होने में के स्तर पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है और
यहाँ पर हमने एक चीज़ ये समझने की कोशिश की कि किस तरह से लगातार जो सप्लाई है उसमें अवरोध नहीं है और इस वजह से ब्रेंट क्रूड दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल दुनिया भर के शेयर बाजारों का, लेकिन इसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के उस पर आने वाला है ईटी फोकस। जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो बात सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की, जिसके हाथ बड़ी सफलता लगी। कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में स्थित कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी KG बेसिन में गहरे समुद्र परियोजना से काले सोने का उत्पादन शुरू किया। जी हाँ, तेल का उत्पादन। कंपनी को इसके लिए काफी इंतजार और मेहनत करनी पड़ी। सतत ऊर्जा विकास के प्रति ONGC की प्रतिबद्धता और भारत के ऊर्जा परिदृश्य के भविष्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। देखिए रिपोर्ट। भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुई है, जो उसे इस दिशा में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी फ्लैगशिप गहरे पानी की परियोजना से पहली बार कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है। ONGC का मानना है कि इस उत्पादन के कारण उसे सालों के उत्पादन में गिरावट की ट्रेंड को पलटने में मदद मिलेगी। कंपनी इस प्रोजेक्ट से धीरे धीरे उत्पादन में बढ़ोतरी करेगी। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि यहां से 45,000 बैरल कच्चा तेल हर दिन निकलने की उम्मीद है। साथ ही 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा प्राकृतिक गैस भी हर दिन यहां से निकल सकती है। ऊर्जा के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह अहम साबित होगा। इस प्रोजेक्ट से देश के मौजूदा कुल तेल उत्पादन का 7% और प्राकृतिक गैस का भी 7% उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन से कच्चे तेल के उत्पादन पर खुशी जताते हुए इसे भारत की ऊर्जा यात्रा में अहम कदम करार दिया। सोशल मीडिया पर साझा किए एक पोस्ट में PM मोदी ने लिखा कि भारत की ऊर्जा यात्रा में यह एक अहम कदम है और इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ऊर्जा क्षेत्र में लगातार भारत के बढ़ते कदम, इसी पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। नरेंद्र वर्मा साहब जुड़े हैं, पूर्व MD एवं CEO हैं ONGC विदेश में। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र जी इस खास शो पर। तो पहला सवाल मेरा यही है कि #ONGC जीतेगा तो भारत जीतेगा, और जिस तरह से KG बेसिन से जो पहला तेल उत्पादन ONGC ने शुरू किया है, ये अपने आप में ऊर्जा क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय कदम है। नरेंद्र जी, धन्यवाद आंचल जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम, एंड रियली आई कॉम्प्लीमेंट एंड कंग्रेचुलेट टीम ONGC फॉर दिस सक्सेस. In spite of all the odds and challenges, they have been successful in implementing the phase 2 of the program. Phase 1 they have implemented earlier in 2020 by starting the production of gas. Now they have started the production of oil. Although there have been some scaling down of the production targets because of some surprises met in the subsurface, but still it is a game changer for ONGC because it has been under criticism for declining production. This particular project will give ONGC a real boost to have the 11% increase in the oil production as well as 15% increase in the gas production. So I think this is going to be a game changer for ONGC. जी, And I'm sure this is not the end of the story. In KG Basin, there have been continuous effort made by ONGC since 80s. जी नरेंद्र जी, हम हिंदी थोड़ा सा हम हिंदी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हमारी ऑडियंस जो है वो हिंदी भाषी है, और हम चाहते हैं कि बहुत आसान भाषा में उनको समझाना चाहें कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, हालांकि हम जानते हैं कि काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति है, इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से अंजाम दिया जाता है।
अच्छा, ये एक्चुअली हम लोगों ने ओएनजीसी में 1980 के बाद ही केजी बेसिन को बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र सोच करके ओएनजीसी जियो साइंटिस्ट एंड मैनेजमेंट ने इसमें कंटिन्यूस एफर्ट किए हैं और करीब 20 से ज़्यादा ऑफशोर स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने ड्रिल किए थे। बट थोड़ा सा सेटबैक ओएनजीसी के लिए ये हुआ कि पहले जो हमने रावा फील्ड डिस्कवर की थी, जो कि सबसे बड़ी फील्ड है ऑयल की, वहाँ पर वो प्री एनएलपी राउंड्स में ओएनजीसी से चली गई बाहर और उस समय 3D साइस्मिक भी नहीं आया था। 2D साइस्मिक के बेस पे हम लोगों ने वो डिस्कवरी की थी एंड ओएनजीसी मैनेजमेंट एंड जियो साइंटिस्ट को पूरा विश्वास था कि ये ट्रेंड पूरा और ग्रो करेगा जी। बट बाद में फिर वो हमारा जो एनएलपी राउंड में एक बड़ा क्षेत्र भी वहाँ से हमारे ओएनजीसी से निकल गया। बट फिर भी ओएनजीसी मैनेजमेंट एंड जियो साइंटिस्ट ने मिल करके 20 स्ट्रक्चर ड्रिल किए और कई छोटे छोटे तेल और गैस के भंडार ढूंढे। बट चैलेंज यही था कि उनको एक साथ मिला करके प्रोड्यूस करना मुश्किल था। जी। तो और 2014 के बाद जो ऑयल प्राइसेस नीचे चले गए तो एक और चैलेंज हुआ कि वो कैसे वो इकोनॉमिक्स बैठेगी। पर फिर भी ओएनजीसी मैनेजमेंट ने कॉल ली और $10 बिलियन का कमिटमेंट दिया उस सिचुएशन में भी कि हम इसको डेवलप करेंगे इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस। नरेंद्र जी, जब हम कच्चे तेल की आयात की बात करते हैं तो उस पर निर्भरता कम करने के लिए ये कदम कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं, खास तौर पर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इसकी 45 बैरल प्रति क्षमता रहेगी आने वाले समय में? 45,000 आंचल जी एक शुरुआत है। मेरा विश्वास है, मैं जियो साइंटिस्ट हूँ, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ और मेरे को विश्वास है कि जो सब सरफेस डेटा है केजी का, वो अभी एक्सन मोबिल ने वहाँ पर गुयाना एंड सूरिनाम में बहुत बड़ी डिस्कवरी की है और हमारा जो केजी के बेसिन का स्ट्रक्चर है और डेटा है वो एकदम सिमिलर है और हमें अभी तक उसमें डीप लेवल पे हमने एक्सप्लोरेशन पूरा नहीं किया है। तो आने वाले सालों में मेरे को लगता है कि ये शुरुआत है और मच मोर क्वांटिटीज ऑफ ऑयल एंड गैस विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केजी। और साथ ही नरेंद्र जी, हम जानते हैं कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हम NELP की बात करें, HULP की बात करें, ऊर्जा संगम का आयोजन किया गया सरकार द्वारा, इथेनॉल मिश्रण की बात की जा रही है, अलग अक्षय स्रोत जो हैं, जो सोर्सेज हैं, उनकी बात की जा रही है ताकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हों। ओएनजीसी का रोल हमेशा बहुत बड़ा रहा है जब भी हम आयात को कम करने की बात करते हैं। ऐसे में अन्य कंपनियां और किस तरह से इसमें भाग ले सकती हैं? OLP अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है जिसमें कि सारी कंपनीज को आमंत्रण दिया जाता है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपना प्रपोजल सबमिट करें गवर्नमेंट को और उसमें काफी बड़े क्षेत्र को अन्वेषण के कार्य में लाया गया है और आई एम श्योर कि दैट इज गोइंग टू बूस्ट द फ्यूचर प्रोडक्शन। बट ONGC as such has been concentrating on the new frontier areas. And KG is one of deep water will be one of the major frontier which is going to be successful. Secondly, ONGC विदेश जो कि इंटरनेशनल आर्म है ONGC का, वो बाहर से इक्विटी ऑयल एंड गैस लेके आता है जो कि आयात निर्भरता को थोड़ा कम करता है, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जी। तो एंड रिन्यूएबल एनर्जी में भी ONGC ने बड़े कदम लिए हैं। अभी 10 गीगावाट का प्लान बनाया है और जो कि आई थिंक इज गोइंग टू बी अगेन गेम चेंजर फॉर इंडियन एनर्जी सप्लाई जी। जो जिस तरह से केजी बेसिन को खोजा गया, उसमें गहरे पानी में जाकर ये तेल का उत्पादन शुरू किया गया, ये चुनाव किस तरह से किया जाता है? इसके पीछे महीनों की मेहनत और कड़ा अध्ययन भी जुड़ा हुआ है नरेंद्र जी। एक्चुअली आंचल जी, एक्चुअली महीनों नहीं है, सालों और दसियों साल का इसमें एफर्ट है और अध्ययन है। उसमें जियोलॉजिकल पैरामीटर्स कैसे हैं उनको देख करके जियो साइंटिस्ट लोग अंदाजा लगाते हैं बेस्ड ऑन डेटा एंड सर्वेज कि कहाँ पर हमें जाकर के एक्सप्लोरेशन करना चाहिए और उसके हिसाब से वेल ड्रिलिंग करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि 80 के दशक के बाद से ही ONGC इस पे लगा हुआ था और 80, 90 और 2000 के अर्ली 2000 के उसमें दशक में ONGC ने 20 से ज्यादा ऑफशोर स्ट्रक्चर्स एक्सप्लोर किए जी। और उसमें से बहुत सारी नए छोटे छोटे ऑयल एंड गैस फील्ड डिस्कवर किए। रावा वाज वन ऑफ द बिगेस्ट व्हिच वाज हाइव्ड ऑफ फ्रॉम ONGC। And then, of course, the KG-D6 also adjacent block was lost by ONGC in the NELP, so that also was set back. But then, still, whatever is left, ONGC has consolidated on that. And the earlier program was there to 77,000 barrel produce करने का था,
बट कुछ सरप्राइजेस हुए हैं। बट मेरे को पूरा विश्वास है कि अभी जो करंट डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन है मिस्टर सुषमा यानी रावत, प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है कि 2047 तक जब हम तमाम क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, इस संकल्प को हम सेल्फ रिलायंट, खास तौर पर ऑयल एंड गैस क्षेत्र में भी जिस कदम से आगे बढ़ रहे हैं वो अपने आप में प्रगतिशील है। बिल्कुल प्रगतिशील है, बट 100% सेल्फ सफिशिएंसी ऑयल एंड गैस में शायद ना हो पाए, बट फिर भी हम लोग 2070 के मतलब 1970 के दशक में हम लोग 70% तक पहुंच गए थे। बट मतलब इंडिया का कंजम्पशन इतना फास्ट बढ़ा है कि ओएनजीसी इसको कोप अप नहीं कर पाई है। बट स्टिल आई एम श्योर कि ओएनजीसी विल बी लीडिंग द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज and contribute significantly in reducing the import bill. जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने अहम विचार इस मंच से साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचारों को इस मंच के माध्यम से आवाज़ देने के लिए। तो बहुत अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से ओएनजीसी एक अग्रणी कंपनी है ऑयल एंड गैस की, और लगातार ऊर्जा सुरक्षा की बात की जाए या फिर ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ जिस तरह से इस उत्पादन की शुरुआत हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि आत्मनिर्भरता के साथ इस क्षेत्र में भारत आगे बढ़ता रहेगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एमएसएमई की, जिसने चालू कैलेंडर वर्ष से काफ़ी उम्मीदें जताई हैं। फिनटेक लैंडर न्यू ग्रोथ की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक उपभोक्ता मांग बढ़ने और देश में अनुकूल कारोबारी माहौल के चलते 10 में से 9 एमएसएमई को उम्मीद है कि वर्ष 2024 में कई लाभ अर्जित किए जाएंगे। रिपोर्ट में जिन तमाम एमएसएमई से बात की गई उनमें से अधिकांश का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्किल इंडिया जैसी जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उससे काफ़ी फायदा हुआ। न्यू ग्रोथ की रिपोर्ट के अनुसार 60% एमएसएमई ने 2023 के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया। कंपनियां ऐसे ऋणदाताओं को अधिक पसंद कर रही हैं जो ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए जल्द से जल्द ऋण उपलब्ध करवा दें। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि 44% एमएसएमई इस वर्ष और कर्मचारियों की भर्ती करना चाहती है। और अब एक नजर कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर, लेकिन फटाफट अंदाज में। विदेश सचिव विनय क्वात्रा का कहना है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों देशों के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी की स्थापना का पता लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वात्रा ने कहा कि यह सौदा मौजूदा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में नई दिल्ली और अबू धाबी के बीच हुए कुल 4 समझौता ज्ञापनों का हिस्सा है। स्पाइसजेट जल्दी लक्षद्वीप और अयोध्या के लिए उड़ानें शुरू करेगी। एयरलाइन कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए स्पाइसजेट के प्रमुख अजय सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह 2250 करोड़ रुपए के फंड का एक बड़ा हिस्सा एयरलाइन को और विकसित करने में उपयोग करेंगे। मारुति सुजुकी इंडिया ने गुजरात में नया कारखाना बनाने की योजना का ऐलान किया। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि करीब 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस संयंत्र की क्षमता सालाना 10 लाख कारों के उत्पादन की होगी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2023 में देशी शेयरों में 1.7 लाख करोड़ रुपए लगाए, जो किसी कैलेंडर वर्ष में हुए सबसे अधिक शुद्ध निवेश रहा, मगर इसका छोटा हिस्सा ही बाजार से शेयरों की सीधी खरीद में गया। एनएसडीएल के आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई निवेश में से 44,950 करोड़ रुपए प्राथमिक निर्गमों में गए। दूरसंचार विभाग ने अंतिम उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य केवाईसी प्रक्रिया का पालन किए बिना कॉर्पोरेट ग्राहकों को मोबाइल कनेक्शन प्रदान करने और बदले में देश के ग्राहक सत्यापन नियमों का उल्लंघन करने के लिए वोडाफोन आइडिया को फटकार लगाई है। दूरसंचार विभाग ने वीआई को नियमों का सख्ती से पालन करने और 1 दिसंबर 2023 से केवाईसी प्रक्रिया के बिना सक्रिय किए गए सभी व्यावसायिक कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने कहा है कि वह मौजूदा साप्ताहिक भुगतान प्रणाली की जगह प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध छोटे रेस्तरां भागीदारों के लिए दैनिक भुगतान शुरू कर रहा है। यह फीचर फिलहाल उन रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए उपलब्ध है जिनके पास 100 या उससे कम मंथली ऑर्डर हैं। घरेलू विमानन कंपनी स्पाइसजेट के फंड जुटाने की योजना को कंपनी के शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिल गई। स्पाइसजेट यह फंड इक्विटी शेयर और वारंट जारी कर जुटाएगी। एनुअल जनरल मीटिंग के बाद कंपनी में एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी। वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही स्पाइसजेट ने अपने विस्तार और पुनरुद्धार के लिए 2250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी डेल्टा कॉर्प को 23,200 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी की मांग मनमानी और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है, लिहाजा उसे इस कर भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। प्रीमियम फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड बैलेंसिया ने भारत के सबसे पुराने और बिजी एयरपोर्ट कोलकाता में अपने लेटेस्ट आउटलेट खोला है। यह कंपनी का 19वां स्टोर है। बैलेंसिया भारत का सबसे पसंदीदा सॉक्स ब्रांड है। यह उच्च गुणवत्ता वाली स्टाइलिश सॉक्स की एक सीरीज पेश करता है।
अक्टूबर 2023 में लॉन्च किए गए भारत ब्रांड के तहत सरकार चना दाल और गेहूं का आटा बेचती है। भारत ब्रांड घरेलू उपभोक्ताओं के बीच सबसे अधिक बिकने वाला ब्रांड बनकर उभरा है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह के मुताबिक भारत ब्रांड दाल की शुरुआत में बिक्री 100 खुदरा केंद्रों के माध्यम से शुरू हुई। अब इसकी बिक्री 21 राज्यों के 139 शहरों को कवर करते हुए 13,000 केंद्रों तक पहुंच गई है। और फिलहाल इकोनॉमी टुडे में आज के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए फोकस के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए और आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ एट 10 मेरी सहयोगी भावना के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।